Hello, Adab, Sat Sri Akal. Very good evening to all my dearest listeners. Students, today we will discuss chapter number 3 of history, class is 8th, and the name of the chapter is Ruling the Countryside. So, students, today we will discuss about countryside. Countryside यानी कि जो हमारे देश के गांव थे. कब की बात हो रही है ये? When the ruler were Britishers. ब्रिटिशर जो थे वो हम पर रूल कर रहे थे. हमारे इंडिया के कोई भी रूलर उस टाइम पे हम पे रूल नहीं कर रहा था. वी ऑल नो कि दैट जो ब्रिटिशर थे वो ट्रेडर बन के हमारे देश में आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे. लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कर लिया. अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो था ट्रेड करना, मुनाफा कमाना. किसके लिए? अपने देश इंग्लैंड के लिए. हमारे देश का जो धन है, जो वेल्थ है, उसको लूट कर लेके जाना कहाँ? इंग्लैंड में. क्योंकि वो अपनी खुल के मनमर्जी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया कि इनके आने से पहले जो हमारे लास्ट रूलर कहलाते हैं मुगल्स, तो मुगलों से इन्होंने कुछ राइट्स ले लिए हैं. किस चीज़ के? ट्रेड करने के. और साथ के साथ जहाँ पर फसलों की अच्छी पैदावार होती है, ऐसे स्टेट्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पर इन्होंने अपने पूरे अच्छे से पैर जमाए. क्यों? ताकि जिन भी स्पाइसेस की, जिन भी क्रॉप्स की, जिस भी फाइबर की डिमांड है इन यूरोप और वर्ल्ड वाइड, वो फसलें ये इंडिया में उगा सकें. अब ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, बाधा आ रही थी रूलर्स की वजह से. तो धीरे धीरे इन्होंने ऐसा जाल बुना कि अब इन्होंने ट्रेड किया पहले, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर किया इन्होंने, और फिर इन्होंने लोकेशन सेट की, ज्योग्राफी देखी कि कौन से स्टेट में कौन सी फसल अच्छी होती है और वर्ल्ड वाइड उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितना मुनाफा है. तो इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाना किसानों से शुरू कर दिया. तो वन बाय वन हम इसको अब डिस्कस करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले एक पेंटिंग है. इसमें आप देख सकते हो कि एक जो हमारे मुग़ल रूलर को दिखाया गया है, साथ में जो उस टाइम के गवर्नर जनरल हैं रॉबर्ट क्लाइव, है ना. तो इनका बहुत बड़ा योगदान है एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड करने में इंडिया. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. दीवान ऑफ बंगाल मतलब कि दीवान मीन्स कि अब अंग्रेज़ों को अधिकार मिल गया है कि वो बंगाल जो स्टेट है वहाँ से रिवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं. वहाँ पर बहुत सारे राइट्स इनको दे दिए गए हैं. द एक्चुअल इवेंट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट. ये जो इंसिडेंट हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस. तो कुछ इंडियंस थे गवाह के तौर पे. बट इन द पेंटिंग अबव, लेकिन इस पेंटिंग में अगर आप हम ध्यान से देखें तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक महल है. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. तो इसको जिसने भी ड्रॉ किया है काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, ताकि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उस टाइम पे उनका गुणगान किया जा सके. एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंसर. देखिए अब यहाँ पे मेन बात ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं एज ए दीवान वो कंपनी की तरफ से चीफ बन गए हैं हमारे बंगाल के, और जो सारी टेरिटरी है अब इनके कंट्रोल में आ चुके हैं. मेन बात यहाँ पे वो हमें समझाना चाहते हैं. इस तरह से ये एक डील थी
किस किस के बीच में? मुगलों के बीच में और ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, ट्रेडर थे, उनके बीच में ये डील थी। और इसने हमारे भारत का नक्शा ही बदल दिया आने वाले टाइम में आगे। हैड रूल्स द कंट्री साइड एंड इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। अब ये रूल करने लगे कंट्री साइड में, अब इनको बहुत सारी अथॉरिटीज़ मिल गई, ठीक है, इनको बहुत सारे अधिकार मिल गए। हाउ वॉज दिस टू डन? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू कॉलोनीज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रीवेन्यू रिसोर्स। देखिए रीवेन्यू का मतलब क्या होता है? रीवेन्यू का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी कि अब अंग्रेज़ों को इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है अगर हमारे भारत में, तो उनको खर्चे की भी ज़रूरत है। तो वो रिवेन्यू कहाँ से आएगा? वो आएगा कल्टीवेशन के थ्रू। कहाँ से? किसानों से। अब हम देखते हैं रिवेन्यू फॉर द कंपनी। The company had become the divan, but it still saw itself primarily as a trade. It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment. वो ये तो चाहते थे कि कंपनी को जो रिवेन्यू है वो भारत देश से मिल जाए सारे का सारा, लेकिन जिम्मेवारी वो पूरे तरीके से नहीं उठाना चाहते थे। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton एंड सिल्क क्लोथ्स एज चीपली एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कॉटन की फॉरेन में, यूरोप में। तो कॉटन और जो सिल्क है वो इनको सस्ते रेटों में यहाँ इंडिया से मिल जाता था। इसके अलावा उस टाइम की सिचुएशन देख लेते हैं कि हमारे जो किसान थे, हमारी जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। सोन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं थी उस टाइम। अगर हम बंगाल की बात करें यहाँ पर्टिकुलर, कंपनी एट लो प्राइसेस, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। बहुत ही ज़्यादा रिवेन्यू की डिमांड थी कंपनी की तरफ से किसानों को, और जो किसान थे वो असमर्थ थे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे। पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन में कमी थी एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। और 1770 में, जो कि इतिहास में दर्ज है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था बंगाल में, है ना। तो इसमें बहुत सारी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की ख़त्म हो गई थी। अब नीचे थोड़ा सा अगर हम इस पेंटिंग को देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो सीन है, ये पेंटिंग बनाई गई है मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए। यहाँ पर किसान हैं, आर्टिसंस हैं, गांव के लोग हैं, और यहाँ पर एक वीकली जो है मार्केट लगती थी और उसको हाट्स के नाम से जाना जाता था, और जिसमें बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो बेची जाती थी, यानी कि ट्रेड उस टाइम पे अच्छी सिचुएशन में था। उसके बाद हम फिर से जो मेन है हमारा यहाँ पे, क्योंकि जितने भी वॉइसरॉय रहे हैं, जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि जो इनकम के सोर्सेस हैं वो रिवेन्यू से ही पूरे किए जाएंगे। तो अब मेन जो इस चैप्टर में पॉइंट हैं वो ये है कि अब इन्होंने ध्यान दिया है कि कैसे हम एग्रीकल्चर को सुधार सकते हैं ताकि जो हमारा रिवेन्यू कलेक्शन है वो अच्छा हो सके। हाउ वॉज दिस टू बी डन? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑफ द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो इन्होंने बहुत सोचा समझा, इंडिया की ज्योग्राफी को समझा, रिवेन्यू की बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, और अंत में इन्होंने तय किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है 1793 में इसको लॉन्च किया गया है। अब इसकी हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या था। By the terms of the settlement, the राजस and the तालुकदार्स were recognized as जमींदार। जो उस टाइम पे राजस थे और जो तालुकदार थे उनको क्या नाम दिया गया? जमींदार। और उनको ये कहा गया कि वो रेंट इकट्ठा करेंगे, किससे? किसानों से, और फिर इकट्ठा करने के बाद किसको देंगे? वो कंपनी को। इसके अलावा दी अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड, और उसको फिक्स्ड कर दिया गया है परमानेंटली। दैट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर, ये भी बोला गया कि इसको फ्यूचर में बढ़ाया नहीं जाएगा। द जमींदार वुड बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, लेकिन
अगर देखा जाए ओवरऑल जो इसका बेनिफिट था वो सबसे ज़्यादा ज़मींदारों को गया। ना तो उन्होंने कल्टीवेशन के मेथड में कोई सुधार किया, ना सॉइल को फर्टाइल करने के लिए कोई उन्होंने एफर्ट्स डाले, तो दैट्स वाई जो कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं हुआ। अब कंपनी ने तो सोचा था कि इससे रिवेन्यू बढ़ेगा उनका, उनको बेनिफिट जाएगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट था एक्चुअली वो किसको चला गया? लैंडलॉर्ड्स को। और किसान जो थे वो भी नुकसान में रहे इससे, और जो कंपनी थी वो भी इससे नुकसान में रही। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the जमींदार were in fact not investing in the improvement. तो अब उनको पता चल चुका है कि जमींदारों ने तो कोई सुधार के लिए काम ही नहीं किया। तो अब उन्होंने क्या किया है? By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose, and cultivation slowly expanded. This means an increase in the income of the जमींदार, but not gain for the company. अब यहाँ पर उन्होंने ओवरऑल इसको एनालाइज किया है और इन्होंने देखा है कि जितना भी बेनिफिट उन्होंने सोचा था वो बेनिफिट तो कंपनी को नहीं मिला और किसानों को भी कोई उससे बेनिफिट नहीं मिला। ये एक लॉस था कंपनी के लिए, और बेनिफिट किसको गया है? वो गया है लैंडलॉर्ड्स को। ऑन द अदर हैंड, इन द विलेजेस द कल्टिवेटर सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, द रेंट ही पेड द जमींदार वॉज हाई and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan. अब जो किसान थे वो तो लोन लेके अपनी खेती कर रहे थे मनी लैंडर से, तो उनको ब्याज की दर भी काफ़ी ऊंची थी उनकी, और फिर फसलें भी ख़राब हो जाती थी, और फिर जो बड़ा हिस्सा था इनकम का वो तो लैंडलॉर्ड्स के पास चला जाता था। तो इट मीन्स कि ये जो किसान थे वो और भी कर्जे के दबाव में आ गए और उनको कोई भी बेनिफिट इससे नहीं हुआ। तो इसके बाद कंपनी ने अब दोबारा से सोचा है कि अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, कौन सी जो है अब स्कीम दोबारा से लॉन्च की जाए। कंपनी नीडेड मोर मनी, क्योंकि कंपनी को तो देखो पैसा चाहिए था, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उनको, मिलिट्री के ऊपर भी उनका एक्सपेंडिचर है, इसके अलावा उनको ट्रेड भी करना है, तो दैट्स वाई कि उनको पैसे तो चाहिए थे। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। इंग्लिश मैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी, इनका नाम आया है 1822। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। तो इन्होंने अब ध्यान दिया है और आगे ये कहते हैं द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट ईच विलेज महल। तो विलेज को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? महल का। हैड टू पे दिस डिमांड वी रिवाइज्ड पीरियोडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। अब ये पीरियोडिकली होगा और इसको अब परमानेंट या फिक्स नहीं किया गया। कंपनी जो है उसने सीधी डील यहाँ पर किससे की है? विलेज हेडमैन से, ना कि लैंडलॉर्ड से। दिस सिस्टम कम टू बी नोन एज महलवाड़ी सिस्टम, और इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? महलवाड़ी सिस्टम। ध्यान रहे जो पहला था वो था हमारा परमानेंट सेटलमेंट 1793, और ये जो है इसको नाम दिया गया है महलवाड़ी सिस्टम। तो अब इसमें तीसरा आता है हमारा The Monroe System. British territories in south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The Rayatwadi, or it was tied to a small scale by Captain Alexander. अब इन्होंने मुनरो सिस्टम चलाया है, लेकिन आगे इसको अच्छे से जो प्रोसेस में लाने का काम है वो किया है यहाँ पे थॉमस मुनरो ने। तो इसके बारे में भी जो कंडीशंस हैं वो ये हैं, द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर। सीधी जो डील है वो रैयत के साथ की गई है। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रिवेन्यू। पहले खेतों को अच्छे से सर्वे किया जाता था रिवेन्यू तय करने से पहले। मुनरो हैड थॉट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रैयत अंडर देयर चार्ज। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जी, ये जितनी भी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की थी तो इसका जो बेनिफिट था वो बहुत ज़्यादा कंपनी को नहीं पहुंचा। पहले वाले में लैंडलॉर्ड को बेनिफिट पहुंचा है, फिर विलेज हेडमैन को पहुंचा है,
जो वो चाहते थे, जिस इच्छा से उन्होंने शुरू किया था कि उनको अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, पैसे की इनकम ज़्यादा होगी, तो वो तो बात नहीं बन पाई। अब उन्होंने ध्यान दिया है क्रॉप्स के ऊपर कि हम ऐसी कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो किसानों से उगवाएं जिनकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो यूरोप में है। और बिल्कुल भी किसानों के बारे में सोचा नहीं गया कि वो कौन सी फसल उगाना चाहते हैं। उनको फोर्सफुली ये बोला गया कि आप तो ये वाली फसल ही उगाओगे। अब इसमें नाम आता है अफीम की खेती का, इंडिगो जिसको हम नील की खेती के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इनको फोर्स किया है किसानों को, यहाँ आप देख सकते हो। अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो जूट है, जूट की बहुत डिमांड है, तो इसको बंगाल में इन्होंने उगवाया। टी इन असम, जो चाय की खेती है वो इन्होंने करवाई असम में। और जो शुगर केन था उसको इन्होंने उगवाया उत्तर प्रदेश में, जो कि हमें पता है आज भी उत्तर प्रदेश में शुगर केन की बहुत अच्छी फसल है। और इसके अलावा इन्होंने पंजाब में भी उगवाया। कॉटन इन महाराष्ट्र, क्योंकि इनको पता था जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो कॉटन के लिए महाराष्ट्र में अच्छे हैं, तो महाराष्ट्र में इन्होंने कॉटन उगवाया। एंड पंजाब में भी कॉटन हो जाता है तो वहाँ पर भी, और फिर मद्रास में भी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो इंसिडेंट होता है, उससे पहले थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं। एक कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया, ये कलमकारी का डिज़ाइन है मोरिस कॉटन प्रिंट, और ये एक प्रिंट है। ये उस टाइम के फेमस प्रिंट हैं जो शुरू में आए हैं। लेकिन मेन यहाँ पर बात है इनके कलर्स को लेके कि इनमें जो मेन प्रिंट है उसमें कौन सा कलर यूज़ किया गया है, नील, जिसको हम आज इंडिगो कहते हैं, उसको इसमें यूज़ किया गया है। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब यहाँ पर बात आती है कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में जो इंडिगो की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। अब इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। बहुत कम मात्रा में ये वहाँ पे पहुँच रहा था और इसके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा थी। किसकी? इंडिगो की, यानी कि नील की खेती। ये एक प्लांट होता है, उसी में से ये निकलता है इंडिगो। इसके अलावा जो यूरोपियंस थे तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल था इसकी मांग की पूर्ति को पूरा करना। तो अब इन्होंने इसकी बदले में एक जो और है डाई वोड को यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन जो वोड था वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि हमारा इंडिगो था। यानी कि जो हमारा इंडिगो से कलर आते थे, हमारे भारतीय नील से कलर आते थे, वो इनके पास नहीं आ रहे थे। तो अब जो यूरोपियंस थे वो ये कह रहे थे कि हमें तो जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो डिमांड थी, जो ट्रेडर थे, वो सब की डिमांड थी कि हमें और इंडिगो चाहिए। तो अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपना बिजनेस तक छोड़ दिया, कई ट्रेडर्स ने, कि उन्होंने अपना जो पूरा फोकस था वो इंडिगो की क्रॉप को और ज़्यादा ग्रो अप करने के लिए, ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए उस पर पूरा ध्यान इन्होंने लगा दिया। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. तो अब इन्होंने सोचा कि ठीक है, जब इतनी डिमांड है तो जो एरिया है इंडिगो की खेती का वो हम बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, न्यूमरस स्कॉट्समैन, स्कॉटलैंड से आने वाले, एंड इंग्लिश मैन, इंग्लैंड से आने वाले, केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर। उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया और वो क्या बन गए यहाँ पर, प्लांटर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लांटर का काम क्या होता था। उसका मेन दोज फॉर्म द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब मेन बात है कि जो कल्टिवेशन थी वो कैसी होती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, एक तो था निज और सेकंड था रेवती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर्स, जो प्लांटर था, प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स, जमीन पर उसको पैदावार करता था,
दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। इसका मीन मतलब ये है कि कंट्रोल जो था वो डायरेक्ट किसका होता था, यहाँ पर प्लांटर्स का। He either bought the land or rented it from other zamindar and produced indigo by directly employing. The problems with niche cultivation. A large plantation required a vast number. अब जो नील की खेती है वो इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। इट मीन्स कि अब बहुत ज़्यादा लेबर लगाए जाएंगे इसमें, क्योंकि जो इसका प्रोसेस था नील बनाने का वो बहुत ही लंबा प्रोसेस था और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। इसके अलावा पीजेंट्स वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और जो किसान थे वो तो चावल की फसल उगाना चाहते थे, राइस उगाना चाहते थे, क्योंकि राइस हमारा स्टेपल फूड है इंडिया का। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको लालच था, क्योंकि डिमांड थी यूरोप में इंडिगो की। वो चाहते थे कि अच्छे खेत जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पर क्या उगाया जाए, इंडिगो। लेकिन किसान क्या चाहता था, उगाना चावल की खेती। तो यहाँ पर क्लैशेज आ चुके हैं, अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हैं, अब झगड़े यहाँ पर बढ़ चुके हैं। निच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड ब्लॉक्स। देखो तब हमें पता है ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, एडवांस्ड एग्रीकल्चर तो था नहीं इंडिया में उस टाइम पे। तो जो बैल थे और जो हल, उसी से जो कल्टीवेशन है वो लैंड की जाती थी। बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉ। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा, अगर एक किसी किसान के पास 1000 बीघास हैं तो उसको 2000 प्लॉस भी चाहिए होते थे। तो उनके ऊपर खर्चा भी आता था, यानी कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी थी। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rent was under an alternative mode of cultivation, the rayoti system. अब हम देखेंगे कि कैसे किसानों को मजबूर किया गया है, उनको फोर्स किया गया है। अंडर द रेयोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रेयोती टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। अब जो प्लांटर हैं वो फोर्स करते थे किसको, रैयत को। किसके लिए, कि आप नील की खेती जो है अपने खेतों में करोगे, और इसको बोला जाता था सट्टा। सट्टा एग्रीमेंट के नाम से इसको जाना जाता था। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन, और इसमें जो विलेज का हेडमैन था उसको भी क्या किया जाता था, प्रेशराइज, यानी कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया जाता था कि आप ऐसा करने के लिए किसानों को मोटिवेट करेंगे, इंसिस्ट करेंगे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश, जो साइन करते थे उनको कैश मिल जाता था। फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो बट द लोन कमिटेड the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provided the seed, जो प्लांटर था वो क्या क्या प्रोवाइड करवाता था, सीड एंड ड्रिल। और जो कल्टीवेटर था, जो खेती करता था नील की, वो सॉइल को कल्टीवेट करता था, ठीक है, बीज को बोता था, और इसके अलावा जो फसल की है वो पूरी देखभाल करता था। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो मेन जिम्मेदारी है वो कौन करता था, जो इसको कल्टीवेट करता था, ना कि प्लांटर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है पूरा प्रोसेस कि जहाँ पर नील की खेती की जाती थी ये वहाँ का माहौल है कि वहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर जो वीमेन हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो इंडिगो का प्लांट है उसको लेकर जा रही हैं। यहाँ पर जो भाई साहब खड़े हैं इनको आप देखिए, क्योंकि वो एक लिक्विड में तैयार होता था नील, तो ऐसे ही वस्त्र ये पहन के रखते थे। इसके द्वारा, है ना, ये जो बड़े वाली स्टिक है इसके ये बहुत काम में आती थी। और ये पूरा प्रोसेस है, इसमें हम अगर इसको गहराई से पढ़ें इसमें देखा जाता है, क्योंकि तब मशीन्स तो हमारे पास ज़्यादा थी नहीं इंडिया में, तो कैसे प्लांट को पहले कट करके लाते थे, फिर उस जो प्लांट है उसके पत्ते अलग किए जाते थे, और जहाँ से प्लांट नील को निकलना है उस पार्ट को अलग करते थे, फिर पानी में भिगोया जाता था उसको,
फिर उसमें एक प्रोसेस के द्वारा कैसे जो है लाइम वाटर, नींबू का पानी ऐड किया जाता था, फिर सरफेस पे वो चला जाता था, फिर उसका जो मटेरियल है उसको अलग किया जाता था, कैसे जो कलर है पहले ग्रीन हो जाता है, फिर ग्रीन के बाद वो फिर ब्लू होता है। तो पूरा ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है, और फाइनली जो है वो फिर नील बन जाता था, फिर ऐसे पीसेस में उसको काटा जाता था। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का काम था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पे इंडिगो को उगाया जाता था ये एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल की डिमांड करता था, और इसके अलावा जो इसके रूट्स थे, जो इसकी जड़ें थी नील के प्लांट की, वो बहुत गहरी चली जाती थी ज़मीन के अंदर। तो दैट्स वाई कि सारा उपजाऊपन जो था वो ख़त्म हो जाता था, और इतनी मेहनत के बाद जो कल्टीवेटर था उसके पास कुछ बचता भी नहीं था, और उससे ऊपर बड़ी बात जो है वो फिर ब्याज लेके वहाँ पे खेती कर रहा है। तो इसमें प्रॉफिट तो सारा जो है प्लांटर को जा रहा है, कंपनी को जा रहा है, यूरोपियन कंपनीज को जा रहा है, तो सारा बेनिफिट तो उनको जा रहा है। तो किसान तो लॉस में है, क्योंकि उसको उसका जो पेट है वो नील की खेती से थोड़ा ना भरेगा, वो तो भरेगा चावल की खेती से। लेकिन चावल की खेती पर मनाही की गई। इनको बोला गया कि आप चावल की खेती नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसकी जगह पर क्या उगाओगे, इंडिगो। When the crop was delivered to planter after the harvest, a new loan was given to the Rayat. And the cycle that all over peasant who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. अब किसान को समझ में आ गया कि वो ब्याज भी ज़्यादा दे रहा है और उसको बचत भी कुछ नहीं हो रही, उसकी मेहनत भी लग रही है, उसको चावल की खेती भी नहीं करने दी जा रही। तो अब जो किसान है वो यहाँ पर पूरे तरीके से भड़क चुका है, वो तंग आ चुका है इस सिस्टम से। अब बात आती है रिबिलियन की। अब जो है इनका विरोध होता है। क्यों? इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ रैयत, जो किसान हैं बंगाल के, वो मना कर देते हैं कि अब वो जो नील की खेती है वो नहीं करेंगे, और अटैक करते हैं किसके ऊपर, इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, जो भी उनके पास हथियार होते हैं, तलवार हैं उनके पास, बंदूकें हैं, वो अटैक करते हैं। इसके अलावा जो वीमन है वो भी पीछे नहीं रहती, किचन में जो बर्तन होते हैं उनके साथ ही अटैक कर देती हैं। इसके अलावा ये जो है जंग जारी रहती है, जो किसान हैं वो खुले तौर पर इसका विरोध करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। रैयत swore they would no longer take advance to sow indigo nor be bullied by the planters, the lathi wielding strongman maintained by the planters. Why did the indigo peasant decide that they would no longer remain silent? अब यहाँ पे बात पैदा हो रही है कि अब किसान क्यों ये कह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे और हम बिल्कुल विरोध करेंगे अगर हमें ज़बरदस्ती बोला जाएगा इंडिगो को उगाने के लिए। इन 1859 द इंडिगो रैयत फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार। अब उनको रियलाइज़ हुआ है कल्टीवेटर्स को, कि रैयत को, कि अब उनको किसकी सपोर्ट है, वहाँ पर रहने वाले ज़मींदारों की, और जो विलेज हेडमैन हैं उनकी भी उनको क्या है, सपोर्ट है। दी जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। और ज़मींदार भी जो हैं वो कल्टीवेटर का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी खिलाफ हैं किसके, प्लांटर के। क्योंकि इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से, नील की खेती की वजह से जो प्लांटर्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई थी। तो अब ये जो है इतना बड़ा विरोध हुआ है, किसानों ने किया है, अटैक्स किए हैं, जो रेंट कलेक्ट करने आते थे उनके ऊपर भी वो अटैक करते थे। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट। अब इनको जो रैयत हैं, किसान हैं, उनको उम्मीद है कि इस चीज़ में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनके साथ देगी, कि उनके साथ गलत हो रहा है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबिलियन व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। द लेफ्टिनेंट गवर्नर region the winds, the Rayat saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. Within Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice. तो टूर किया जाता है उस इलाके का जहाँ पर ये रिबिलियन होता है, ये विद्रोह होता है, और नतीजा ये निकलता है कि वाकया में ये वहाँ पर जो किसान हैं उनके साथ जाती हो रही है, उनको मजबूर किया जा रहा है नील की खेती के लिए।
और जो सारी आमदन है वो या तो प्लांटर्स के पास जा रही है या कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जा रही है। जो एक किसान है उसको तो इसका मुनाफा मिल ही नहीं रहा। इसलिए फिर वहाँ पे एक इंडिगो कमीशन आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि इसमें जो वहाँ की उस टाइम की महारानी है क्वीन विक्टोरिया, उसने इसमें अब इन्वॉल्वमेंट कर दी अपनी, और बोला गया कि जो किसान हैं, जो रैयत हैं, उनको पूरा जस्टिस यहाँ पे मिलना चाहिए। एक यहाँ पर जो इंसिडेंट है वो ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए। आई वुड रैदर बैक देन सो इंडिगो। यहाँ पर जो एक कल्टीवेटर है वो अपना दुख बयान करता है कि इतना भयानक दृश्य हो चुका है, इंडिगो की जो हमसे ज़बरदस्ती कल्टीवेशन करवाई जाती है वो इतना दुखदाई प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है कि फर्टिलिटी कम हो रही है ज़मीन की। इसके अलावा हम चावल की खेती भी नहीं वहाँ पे कर सकते। तीसरा, लंबा प्रोसेस है इंडिगो प्लांट का, और फिर उसके बाद हमें लोन भी लेना पड़ रहा है, और हम दिन प्रतिदिन गरीब भी हो रहे हैं। और जो पूरा बेनिफिट है वो किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है, ट्रेडर्स को जा रहा है और प्लांटर्स को जा रहा है। तो कल्टीवेटर को, जो कल्टीवेशन कर रहा है, जो रैयत है, उसको तो कुछ यहाँ पे बच ही नहीं रहा। तो वो ये कहता है कि मैं भिखारी बनना पसंद करूँगा रादर देन कल्टीवेटर, यानी कि मैं इसकी फसल बोने के बजाय मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट जो प्रोसेस है इसका, मैं उसमें अब और ज़्यादा फंसना नहीं चाहता। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि जो किसान है वो तंग आ चुका है, अब वो नील की खेती नहीं करना चाहता। लेकिन जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स हैं, क्योंकि यूरोप में डिमांड है, दैट्स वाई कि वो नील की खेती करवा रहे हैं। अब यहाँ पर इतिहास के पन्नों से एक बहुत ज़रूरी जानकारी निकल के आती है कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से इस टाइम पर वापस आ जाते हैं। तो वो जो हैं चंपारण में जाते हैं, बिहार के चंपारण में, और वहाँ पर जो कल्टीवेटर है इंडिगो वाले, है ना, तो उनके साथ फिर ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। और आगे इतिहास में इस विद्रोह के बारे में खुल के चर्चा है। वहाँ पर ये साथ देते हैं बिहार के किसानों का। तो ये जो चैप्टर था एक्चुअली ये बिहाफ ऑन की जो हाउ कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी, ट्रेड कंपनी जो 1600 में हमारे देश में आई थी, उन्होंने पहले ट्रेड किया, फिर कंपनीज़ बनाई यहाँ पर उन्होंने, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पे जो उस टाइम के रूलर थे जहांगीर, है ना, इन सब से इन्होंने कुछ राइट्स ले लिए कि वो अब ट्रेड के साथ साथ यहाँ पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे दीवानी के अधिकार उन्होंने प्राप्त किए। फिर उन्होंने अपना जो हाथ था वो एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए, फिर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अपने अंडर कर लिया, और धीरे धीरे उन्होंने जो चाहा वो किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। यानी कि उनका जैसे दिल चाहा उन्होंने हमारी कंट्री की वेल्थ को वैसे ही यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम जो इंग्लैंड था वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। अब उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, और रॉ मटेरियल के लिए ही उन्होंने अदर कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया था, जिसमें कि हमारा एक भारत देश भी था। एशिया की बहुत सारी कंट्री और भी बहुत सारी कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, उन्होंने कॉलोनी बनाया, उनको वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने देश में सामान तैयार करते थे, और फिर हमारे देशों में वापस उसको बेचते थे, डबल प्रॉफिट कमाते थे, और यहाँ से वो सस्ते दाम पर चीज़ों को खरीद कर लेके जाते थे। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।